वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी शिमला एग्रीमेंट 1972 को लेके। आपने देखा कि भाई पाकिस्तान ने जो है वो कल जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला किया बहुत सारे फैसलों में से कि भाई हम जो है वो 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है उसको भी खत्म कर रहे हैं, उससे भी निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह में डिस्कस हो रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस जो है वो क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए। तो हम दोनों साइड से देखेंगे कि इंडिया क्या सोच रहा है कि अगर हम शिमला एग्रीमेंट से निकल गए हैं तो उसको क्या बेनिफिट या नुकसान होगा, और पाकिस्तान को जो है इससे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। शिमला एग्रीमेंट 1972 की पॉइंट्स एंड एग्जिट इम्प्लीकेशंस। एक तो हम इसके जो की या मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर उनको हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो शिमला एग्रीमेंट है बेसिकली 1972 के अंदर जो है इसको साइन किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और किस उस टाइम पे जो साइन किया भुट्टो साहब थे और जो है वो इंदिरा गांधी थी। इन दोनों ने जो है इन दोनों के बीच में जो है वो साइन हुआ 1971 की वॉर प्रिजनर्स को लेकर और इंडिया पाकिस्तान की उस टाइम पे जो हालात थे उनको लेके। ठीक है, और इस टाइम पे जो है देखेंगे मोदी साहब क्या सोच रहे हैं, और साथ में जो हमारी जो एनएससी है यानी नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई कल के दिन में उसने ये फैसला क्यों किया कि क्यों वो शिमला एग्रीमेंट से निकलना चाह रहे हैं, वो क्या थ्रेट जो है वो देना चाह रहे हैं इंडिया को इसके अगेंस्ट में। तो इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले तो हम 1971 के जो हालात थे उनको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि शिमला एग्रीमेंट क्यों हुआ। अब देखिए बेसिकली हम क्या देखते हैं कि 1970 के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, याह्या खान साहब करवाते हैं और 2 पार्टीज़ जो है वो सामने आती हैं। एक साइड पे भुट्टो साहब जीतते हैं और दूसरी साइड पे जो है वो अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जीत रहे होते हैं। तो वहाँ पे यानी मशरिकी पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग जीतती है और यहाँ पे भुट्टो, लेकिन ओवरऑल जो है वो अवामी लीग की मेजोरिटी ज्यादा होती है लेकिन उन्हें मैंडेट नहीं दिया जाता। और इसके नतीजे के तौर पे वहां पे जो है वो एक आर्म रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, यानी एक मिलिट्री रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है और इंडिया उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया जो है उसको सपोर्ट करता है और उसके नतीजे के तौर पे एक वॉर होती है और जो है वो जो मशरकी पाकिस्तान है वो हमसे जुदा होके बांग्लादेश बन जाता है। तो ऐसे में हमारे जो 90,000 के करीब जो फौजी हैं, या समटाइम जो है 93,000 कहा जाता है, कि 93,000 के करीब हमारे फौजी जो हैं उनको बना लिया जाता है दी वहां पे, यानी वो हथियार डाल देते हैं। ठीक है जी, तो वो इंडिया उन्हें वॉर प्रिजनर बना लेता है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा फौजियों की तादाद थी जिसने सरेंडर किया, 93,000 या 90,000 के करीब फौजियों ने। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश बन जाता है, हम ये देखते हैं। और पाकिस्तान और जो इंडिया के हालात हैं वो खराब हो जाते हैं क्योंकि इंडिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो मुक्ति बहाने की वो हेल्प करता है, दूसरा डायरेक्टली उसने हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स थे, जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ पे भी जंग छेड़ दी थी, जिस वजह से जो है हम जो है वो दोनों साइड से तो लड़ नहीं सकते थे, तो इस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री को जो है सरेंडर करना पड़ा। तो ऐसे हालात में जो है फिर जुलाई 1972 के अंदर जब यहाँ पे भुट्टो साहब को गवर्नमेंट दे दी, याह्या खान ने अवामी लीग को नहीं दी, तो भुट्टो साहब उस टाइम पे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है इस टाइम पे ये एग्रीमेंट किया। तो एक साइड से इंदिरा गांधी जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, और भुट्टो साहब जो उस टाइम पे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या प्रेसिडेंट थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने ये शिमला के मकाम पे एग्रीमेंट किया। और उसके अंदर अब हम देखेंगे कि क्या क्या डिस्कशंस हुई, फिर हम जो उसको एनालाइज करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान के निकलने का। तो ये भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी जो है इन्होंने मिलके ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया। अब देखिए अगर हम इसके कोर प्रिंसिपल्स देखते हैं तभी हमें आइडिया होगा कि इससे निकलने का क्या जो है फायदा या नुकसान हो सकता है। तो कोर प्रिंसिपल्स में क्या है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है जी, बायलेटरल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। कि सबसे पहला इसमें जो फैसला किया गया वो ये था कि भाई अब से इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपने मामलात मिलके चलाएंगे। ठीक है, यानी बाहमी या दो तरफा बातचीत से हल करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, यानी बायलेटरली करेंगे और थर्ड पार्टी जो है वो बीच में इंटरवेंशन नहीं करेगी, ये कहा गया इसके अंदर। ठीक है, यानी जैसे उससे पहले हम यूएन के अंदर जो है वो इस इशू को लेके गए, या यूएस के पास या रशिया के पास, किसी भी बड़ी पावर के पास, कि भाई कोई मेडिएट कर दे, कोई हमारे बीच में कोई सुलह सफाई करवा दे और कश्मीर को कोई फैसला करवाए। अब हम ये नहीं करेंगे, ये फैसला हुआ पहले नंबर पे। यानी दुनिया को भाई छोड़ो, उसको क्यों हम अपने मामलात में धकेलते हैं, हम अपने मामलात खुद देखेंगे। समझ गए ना, ये पहला फैसला हुआ। दूसरा हुआ कन्वर्सेशन ऑफ सीज फायर लाइन
टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये सबसे क्रिटिकल है आज के इस टाइम के लिए, ठीक है, कि दूसरा फैसला उस टाइम पे ये हुआ कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है जहां पे इंडिया ने उस टाइम पे अटैक कर दिया था, ठीक है, तो इसको जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया कि भाई एक लाइन तय कर दी गई, ठीक है, कि ये जो लाइन है इस लाइन से, इस बॉर्डर लाइन से उस साइड पे इंडिया का कश्मीर होगा, ठीक है, मकबूजा कश्मीर, और उससे इस साइड पे जो है ये पाकिस्तान का कश्मीर होगा, ठीक है। तो उसको नाम दे दिया गया एलओसी का, कि आप ना हमारी तरफ आएंगे ना हम आपकी तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो तो 1947 के अकॉर्डिंगली जो है वो तो बताए हुए हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्या हैं, वहां से इधर उधर तो आप नहीं आ सकते, लेकिन कश्मीर के बॉर्डर्स ड्रॉ नहीं हुए हुए थे, तो इसीलिए उसको एलओसी का नाम दे दिया इस जंग के बाद कि भाई आप उस साइड पे हम इस साइड पे, और यहाँ पे बीच में हम अपना बॉर्डर खुद मिल के तय कर लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पे है जी कमिटमेंट टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और तीसरा फैसला ये किया गया कि हम सुकून से रहेंगे और सुकून से रहने देंगे इस रीजन के अंदर बाकी ममालिक को, और एक दूसरे की सोवरेनिटी को जो है वो नहीं छेड़ेंगे, यानी हाकिमियत को नहीं छेड़ेंगे। आप हमारे इंटरनल मामलात में नहीं बोलेंगे, हम आपके इंटरनल मामलात में नहीं बोलेंगे, जो हुआ तो नहीं, ठीक है। और फोर्स का यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे फोर्स का यूज, ताकत का इस्तेमाल। हम बातचीत से पीसफुल रेजोल्यूशन के थ्रू मामलात को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 4 पे था रिटर्न ऑफ प्रिजनर्स एंड टेरिटरी, ठीक है, कि जो इलाके कब्जे में लिए हुए थे वो वापस किए एक दूसरे को, और साथ पे जो प्रिजनर्स थे, जो 93,000 के करीब जो फौजी थे, वो भी पाकिस्तान वापस लेके आया इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये फैसला हुआ। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे जी, पार्ट टू नॉर्मलाइजेशन। और ये पांचवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो जंग के बाद खराब हुए हुए हैं, उनको नॉर्मलाइज करना था, उनको नॉर्मल लेवल पे लेके आना था, और ट्रेड रिस्टोर करना था, कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में रिस्टोर करना था, और विद इन 2 मंथ जो है मामलात को बेहतर करना था, और डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू ही मामलात को रिजॉल्व करना था। अब ये वो 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो इस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं, तो अगर हम शिमला एग्रीमेंट से निकलते हैं तो ये पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम वन बाय वन इनको क्रिटिकली इवेल्युएट करें, ठीक है, तो पहला क्या है जी, बायलैटरल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अब अगर हम शिमला एग्रीमेंट से निकल गए हैं तो हमने ये फैसला किया था कि हम थर्ड पार्टी को नहीं लाएंगे बीच में। सो इसका मतलब अब पाकिस्तान थर्ड पार्टी को बीच में ला सकता है, वो यूएन के पास, यूएस के पास, या किसी भी बड़ी पावर के पास जाके कह सकता है कि आप हमारा इश्यू रिजॉल्व करो, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है एलओसी का। अब यहाँ पे आप देखिए तो आपको एलओसी समझ आए, ये जिस लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा ये एलओसी लाइन है। ये जो लाइन आपको यहाँ डॉटेड नजर आ रही है, ये लाइन जो है ये एलओसी है। इसके इस साइड पे ये पाकिस्तान का कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान है, और इस साइड पे जो है ये इंडिया का कश्मीर है, और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया 1971 के अंदर, और कहा गया कि भाई इसके उस साइड पे आप होंगे, आपका कश्मीर, ठीक है, और इसके साइड पे हम होंगे जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो आपने समझना है वो ये है कि पाकिस्तान ने थ्रेट देने की कोशिश की कि भाई जब हम शिमला एग्रीमेंट से निकल रहे हैं, एक तो हम इस इश्यू को इंटरनेशनली अब लेके जाएंगे, खैर वो पाकिस्तान आपको पता है वैसे ही पहले ही लेके जा रहा था, ठीक है। दूसरा हमने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि जब बॉर्डर खत्म हो गए पाकिस्तान और कश्मीर और इंडिया कश्मीर के बीच में, तो हम इसे मजीद आगे लेके जा सकते हैं। यानी जब भी हमारी वॉर होगी तो हम वॉर के नतीजे के तौर पे ये नहीं देखेंगे कि आपका बॉर्डर कौन सा, हमारा कौन सा, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट था, वो खत्म हो गया, हम उससे निकल गए। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे जाएंगे, मजीद आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं, ये थ्रेट था पाकिस्तान की तरफ से। अब इंडिया इसको कैसे ले रहा है, वो भी इसको पॉजिटिवली ले रहा है। वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि अगर उन्होंने जो है वो खत्म कर दिया, इसका मतलब अब हमारे लिए भी बॉर्डर लाइन कोई नहीं है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं और कश्मीर के ऊपर मजीद कब्जा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होगी ताकत की कि किसकी ताकत ज्यादा है और किसको ये एग्रीमेंट खत्म करने का, ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होने का फायदा होगा। क्या पाकिस्तान आगे बढ़ के, अगर जंग होती है तो आगे बढ़ के कब्जा कर सकता है, या कश्मीर जो है वो इंडिया जो है वो मजीद आगे बढ़ के बाकी कश्मीर के ऊपर भी कब्जा करेगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे है। सो अगर इंडिया को फायदा होता है तो जाहिर बात है हमें इस बात का अफसोस होगा कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी और हमने जो है वो शिमला एग्रीमेंट को खत्म किया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कम से कम एक लाइन तो ड्रॉ हुई हुई थी, जैसे हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कल को लेके जा सकते थे कि भाई देखो ये इंडिया इस लाइन से इस साइड पे क्यों आया, ठीक है। लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने वो छोड़ दिया। हालांकि अगर हम
2019 में देखें तो इंडिया ऑलरेडी इसकी खिलाफवर्जी कर चुका है। इंडिया ने जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया तो हमने ये कहा कि भाई आपने शिमला एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी की है, क्योंकि वो यूनिलैटरली अकेले ये नहीं कर सकता था। वैसे ही शिमला एग्रीमेंट भी हम अकेले तौर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इंडिया ने जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अकेले एकतरफा जो है वो खत्म कर दी है, तो हम भी इसे एकतरफा खत्म कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब कोई बॉर्डर नहीं है कश्मीर के बीच में जिसकी ताकत ज्यादा घुसे और पूरा कब्जा कर ले। इसका मतलब ये है, क्योंकि अब कोई एग्रीमेंट आपको रोक नहीं रहा दोनों साइड से। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अब हम पीसफुली नहीं रहेंगे। पाकिस्तान जब निकला इससे तो कह रहे हैं पीसफुली नहीं रहेंगे, तो वो पहले ही हमारे ऊपर एक क्लेम करते हैं कि भाई आप जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, आप तो पीसफुली रहते ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों मुल्क वैसे ही पीसफुली नहीं रहते। फिर अगर हम देखें जी रिटर्न ऑफ टेरिटरी, तो चले यहाँ पे हम देख रहे हैं वो तो चीज वापस नहीं आएगी, वो तो गुजर गया। और नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हम आगे जंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स थे अब वो नहीं माने जाएंगे। तो गो कि ये सारी बातें ऑलरेडी जो है वो नहीं मानी जा रही पहले से ही, अगर हम देखें तो। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि वो जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट था वो भी खत्म हो गया, तो अब डॉक्यूमेंट्स में भी हमें कोई चीज रोक नहीं सकती। अब अगर हम देखते हैं शिमला एग्रीमेंट को मजीद, तो देखिए फंडामेंटली क्या चेंज होगा। अब अगर हम ये देखते हैं तो शिमला एग्रीमेंट पहले भी टूट चुका है, एक 1984 के अंदर। ठीक है, जबकि पाकिस्तान ने पहले सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा। फिर उसी 1984 के अंदर ही जो है वो इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब शिमला एग्रीमेंट जो है वो तो 1984 में ये किस्म का जो है टूट चुका था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में था, लेकिन जो है वो प्रैक्टिकली टूट चुका था। फिर हमने उसके बाद क्या देखा जी, 2019 के अंदर इंडिया ने जो है इसको तोड़ दिया, जब यूनिलैटरली उसने डिसीजन लिया कश्मीर का और वहां पे आर्टिकल चेंज कर दिया, उसका स्टेटस चेंज कर दिया, तो ये उसने तोड़ दिया। फिर हम ये देखते हैं कि इंडिया ने जो है अब क्या किया 2025 के अंदर, जब उसने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वन साइड खत्म कर दी। इसका मतलब ये है कि वो भी एक किस्म का डिसएग्रीमेंट था। समझ गए है ना, कि वन साइडेड उसने किया, तो हमने भी आगे से वन साइडेड जो है वो कहा कि हम निकल रहे हैं इससे। अब अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि बायलैटरल इश्यूज को अब हम यूएन के अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट खत्म हो गया, और थर्ड पार्टी को लेके आ सकते हैं कश्मीर के इशू के ऊपर। ठीक है, हम यूएन के पास जाएं, यूएस के पास जाएं, वो माने ना माने की अलग बात है, लेकिन हम लेके जा सकते हैं। बट अगर इस पॉइंट को भी हम क्रिटिकली इवेलुएट करें तो हम ऑलरेडी गए हुए हैं यूएन के पास या बाकी क्योंकि मवाले के पास गए हुए हैं जब कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ, लेकिन हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हम ओआईसी के पास गए, लेकिन आपने देखा कि कोई भी हमें उससे फायदा नहीं हुआ। लेकिन कम से कम अगर हम चाइना की सपोर्ट हासिल करके जाते हैं यूएन के अंदर और कोई ऐसा इकदाम करता है इंडिया, तो उसे वीटो कर सकता है चाइना। लेकिन क्योंकि आपको पता है चाइना के साथ हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं चल रहे, माजी में तो उसने वीटो पावर हमारे लिए यूज की, लेकिन अब की उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमारी वो वीटो पावर यूज करेगा या नहीं करेगा। सो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि शायद इसका अब उतना ज्यादा फायदा हमें ना हो, लेकिन हम इंटरनेशनली इसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगर हम अच्छी डिप्लोमेसी करें तो इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब बेसिकली ये जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, एक लिहाज से ये वैसे ही जो है वो डेड हो चुका था अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो 1984 के अंदर इसको जो है वो तोड़ा गया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं जी 2019 के अंदर, फिर अब 2025 के अंदर, तो ये ऑलरेडी ही टूट चुका था, लेकिन एक डॉक्यूमेंट खैर मौजूद था। तो अब हमने अगर वो खत्म कर दिया तो अब जो है वो उसका असर क्या हो सकता है कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, तो वो तो फिलहाल अनरिजॉल्व है। तो इससे होगा क्या कि जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो किसी और चीज के ऊपर आए ना आए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि अब कोई बॉर्डर कश्मीर के बीच में नहीं है, और यही सबसे बड़ा थ्रेट है। इसका मतलब वो जो एक अमन हमने कायम किया था एक लाइन कंट्रोल करके, होता है ना जब टेरिटरी के ऊपर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो क्या किया जाता है, तो सिंपली ये किया जाता है ठीक है भाई ये साइड तुम्हारी, ये साइड तुम्हारी, ऐसा ही है, अब ना झगड़ना। तो यही वो काम हुआ था 1972 के अंदर। लेकिन अब जब दोबारा से पुराने स्टेटस पे आ चुके हैं, लाइनें फिर से मिट चुकी हैं, क्योंकि एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो इसका मतलब फिर लड़ाई होगी किसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर, कि नहीं भाई ये भी हिस्सा मेरा, यहाँ वाले कहेंगे नहीं वो भी हिस्सा मेरा, तो फिर जो पावरफुल होगा उसके फेवर के अंदर फैसला आएगा। तो ये सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग बात है शिमला एग्रीमेंट की जो हमने खत्म किया, सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग कि हमने लाइन मिटा दी। अब उससे दोबारा से यहाँ पे जो है वो बार बार लड़ाई हमें होती दिखाई देगी, और यही बात इंडियन न्यूज़पेपर्स भी कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया के न्यूज़पेपर्स, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है
इंडिया की कश्मीर को हासिल करने की या बाकी जो कश्मीर का हिस्सा है उसको हासिल करने की। क्यों? इसलिए कि अब जो है वो एग्रीमेंट तो पाकिस्तान ने खुद खत्म कर दिया, ठीक है? तो अब वो कोई भी फैसला करके जो है वो क्या कर सकते हैं जी, वो कश्मीर का बाकी हिस्सा भी खत्म कर सकते हैं और पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो स्टैंड भी नहीं ले सकता। क्यों? कि पाकिस्तान स्टैंड लेगा तो वो ये कहेंगे कि भाई ये तो एग्रीमेंट आपने खुद खत्म किया, लाइन जो ड्रॉ हुई थी एलओसी की वो आपने खुद खत्म की। सो इसलिए 50 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो फैसला पाकिस्तान ने शायद किया है शिमला एग्रीमेंट को खत्म करने का, अगर हम इसे पॉजिटिवली यूज करते हैं, पॉजिटिवली मतलब अगर हमारे पास इतनी ताकत है तो फिर तो हम घुस जाए उनके कश्मीर के अंदर और कब्जा कर ले, क्योंकि हमने एग्रीमेंट खत्म कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और वो घुस आते हैं तो जिसका नुकसान हमें ज्यादा होगा, ठीक है? अब सवाल ये है कि वो घुस सकते हैं या हम घुस सकते हैं, इसका फैसला कौन करेगा? देखिए इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि इस टाइम पे पोजीशन क्या है। तो अगर हम पाकिस्तान की पोजीशन देखें और इंडिया की पोजीशन देखें तो हम ये देखेंगे कि ज्यादा पावरफुल कौन है और पावर किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं आज के इस टाइम पे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इकोनॉमिक पावर को देख सकते हैं, तो जाहिर बात है इकोनॉमिक पावर में इंडिया इस टाइम पे ज्यादा आगे है, पहली बात। अगर हम मिलिट्री पावर देखें तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी इंडिया से कम है। सो इसका मतलब यहाँ पे मिलिट्री